पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। खास कार्यक्रम पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं और हर समय की भांति आज भी हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरी दूसरी तरफ न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, पॉलिटिकल मंथन में हम पूरे सप्ताह भर के ट्रेंडिंग खबरों को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बिहार से ही शुरुआत करेंगे। हालांकि बिहार के साथ साथ और कई मुद्दे हैं, बंगाल चुनाव का मुद्दा है, वेनेजुला का मुद्दा है, उन तमाम मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले, चूंकि तेजस्वी यादव बहुत दिनों बाद बिहार पहुंचने वाले हैं, लालू यादव के कौटिल्य नगर वाले बंगले पर खूब विवाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव की बात कही जा रही है। साथ ही साथ एमएलसी चुनाव और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां बिहार में तेज हो गई हैं। तो सबसे पहले श्रीकांत सर, आपसे ही शुरू करते हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में क्या हलचल है? कौन सी जो पॉलिटिकल टॉपिक है सबसे ट्रेंड में भी चल रही है? अभी तो सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव और उनके परिवार को लेकर ही है। तेजस्वी यादव अब एक्टिव हो गए हैं, लगता है कि यूरोप से लौट गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका कमेंट आया है, क्योंकि बिहार की महिलाओं के बारे में जो बयान आया है, एक नेताजी का विवादित उत्तराखंड वाला, उत्तराखंड के बीजेपी नेत्री के पति का, उसके बाद उनका एक बयान आया है, देखिए 10,000 देकर वोट खरीदा और अब 25,000 पे बेटी कर देंगे। तो लगता है कि अब एक्शन में आने वाले हैं। एक महीना यूरोप घूम कर आ रहे हैं, तो नए सिरे से रिफ्रेश होकर आ रहे हैं। हाँ, नए सिरे से पार्टी को तैयार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे पास जो सूचना है कि 5 साल तक इंतजार करने के मूड में उनके पार्टी के विधायक और नेता नहीं है। अच्छा। और सीनियर नेता, हाँ, सीनियर नेता, नाम नहीं खोलूंगा मैं, हाँ, सीनियर नेता जो पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, वो भी अब पार्टी छोड़ने वाले हैं 14 जनवरी के बाद। और कई प्रवक्ता भी छोड़ने वाले हैं, ये भी जान लीजिए। बड़ी अपडेट है। तो कई सीनियर नेता आरजेडी से, मतलब खलबली मचने वाली है। बिल्कुल, राजद के 14 जनवरी तक इंतजार करिए। तो देखिए, सर के पास बहुत सारा इनपुट है, अब मैं कितना निकाल पाता हूँ ये देखना होगा। सर, आपसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तेजस्वी यादव लौट तो रहे हैं, खबर यह भी है कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक करेंगे, जिलाध्यक्षों और प्रखंडों पर भी गाज गिर सकती है, पूरा कमेटी भंग कर सकते हैं, नए सिरे से शुरुआत की तैयारी है। नहीं, अच्छा है भाई, जब बड़े लोग आते हैं, जैसे आप देखते होंगे प्रधानमंत्री आते हैं या फिर पुतिन आते हैं या कोई दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, तो उनके पहले उनका टीम आ जाता है। तो वैसे ट्वीट आना शुरू हो गया है। तब जब ट्वीट चालू हुआ, एक्स चालू हुआ, तब समझ में आ गया कि नहीं, अब साहब भी आने ही वाले होंगे। बिल्कुल, इसीलिए पहले शुरुआत कर दी गई है। और जैसे श्रीकांत जी बता रहे हैं, सही बात है। जो माहौल अभी चल रहा है और जिस तरह से राजनीति अभी राजद की तरफ से की जा रही है, बाहर जाके एक सॉरी, आप ही देखिए, शिवानंद तिवारी जी आरजेडी में है, हाँ, लेकिन अब 5 साल तो कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होना है, ना उनका ना उनके बेटे का। और वो बिल्कुल सहज है जेडीयू के साथ। लेकिन बड़ा हमला किया है, शाहपुर के विधायक हैं राकेश ओझा, बहुत बड़ा हमला किए हैं। वो कह रहे हैं कि शिवानंद तिवारी का दूसरा नाम अवसरवादी तिवारी है, अब हमें फूके हुए कारतूसों की जरूरत नहीं है। अरे उनके कहने से क्या हो। तो देखिए, शिवानंद तिवारी बाबा भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं तो जेडीयू एडजस्ट कर लेगी। क्यों नहीं कर लेगी? एमएलसी अब कुछ भी हो, लेकिन वो पला बदल सकते हैं। अब इंतजार करने पर समय कहाँ है बताइए। मांगीलाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष है, कितना दिन इंतजार करेंगे? आए थे किस लिए? बुलाया गया था किस लिए? कि अति पिछड़ा को जोड़ेंगे तेजस्वी मिथिलांचल में जो है। लेकिन वो बेचारे खुद मानते हैं कि अति पिछड़ा यादवों से इतना परेशान है कि वो जुड़ने को तैयार नहीं है। तो उनको पता है कि हम अति पिछड़ा को जोड़ नहीं सकते आरजेडी से, और आरजेडी में 5 साल आगे कुछ होना नहीं है। तो क्या उनको प्रदेश अध्यक्ष मतलब ये माना जाए क्या कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था? अब नहीं, रणनीति था। हाँ, मिस्टेक इसलिए कि जिस मकसद से वो लाए गए थे वो पूरा नहीं हुआ। नहीं, अति पिछड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, पार्टी से जोड़ने के लिए लाया गया था। मंगनीलाल मंडल अनुभवी नेता है, अति पिछड़ों के बड़े नेता, बहुत अनुभवी नेता है, लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि अति पिछड़ा यादवों के साथ जाने को तैयार नहीं है। तो उसमें वो क्या कर लगे? अब उनको भी समझ में ये बात आ गई होगी कि भाई हम, लेकिन मंगनीलाल मंडल इतना प्रभावकारी तो नहीं है कि वोट ट्रांसफर करा पाए। कहीं भी जाए, जदयू में भी चले जाए या कहीं भी चले जाए, तो वोट ट्रांसफर अपने नाम पर केवल करा लेंगे मंगनीलाल मंडल। इस बार तो नहीं करा पाए विधानसभा में, तो तय है। तो अब आरजेडी में उनको
बहुत ज्यादा ज्यादा अहमियत मिलने वाली नहीं है। और आरजेडी में रह के करेंगे क्या, उनकी तो आखिरी समीक्षा ही पारी बैठक, है। समीक्षा बैठक तो कर रहे हैं ना वो कर लगातार। रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनका चल कहाँ रहा है। चल नहीं वहां भी तेजस्वी यादव जो देते हैं, संजय यादव, उस पर साइन करना होता है उनको। तो समीक्षा तो जब तक सर तेजस्वी जी नहीं थे बिहार में, तभी तक तो समीक्षा उनके द्वारा किया जा रहा था। बिल्कुल, जब लेकिन कोई आदेश लेना होता, कोई फैसला लेना होता है, हाँ, वो वो तो- संजय यादव तेजस्वी यादव से जी। बिना पूछे नहीं ले सकते मंगनी लाल संभव मंडल। और वो जिस कद के नेता हैं, हाँ। थोड़ा सा तो सर ऐसी पार्टियों में तो ऐसा ही होता है। मंगनीलाल मंडल कौन सा ये सोच के आए होंगे कि सारा डिसीजन वही लेंगे? मंगनीलाल मंडल, मल्लिकार्जुन लेकिन खड़गे, ये तो सोचे थे ना कि या- उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, विधायक बन जाएगा। हाँ ये बेटे महत्वाकांक्षा, को टिकट नहीं मिला हाँ, ये ना। महत्वाकांक्षा रही होगी। और अब क्या मिलेगा आरजेडी में रहकर? यहाँ आएंगे तो कम से कम सत्ताधारी दल का एक नेता होंगे ना, डीएमएसपी को फोन कर सकते हैं ना, अपने लोगों की मदद कर सकते हैं ना जी, अपने तो बेटे मतलब- की राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो अब इनको RJD में लेगा कौन सर? ये तो विधायक भी नहीं है, विधायकों को लिया जा नहीं, सकता है। सीनियर नेताओं के अपने रिश्ते होते हैं, सीनियर अच्छा। नेताओं। उन रिश्तों का आपस में वो कद्र करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। मंगनीलाल मंडल आज भी फोन कर देंगे नीतीश कुमार को, हाँ। तो नीतीश कुमार जी बुला लेंगे, क्या सात चाहिए? खून माफ हो जाएगा, जैसे अरुण कुमार का। कौन खून किया है उन्होंने? कोई खून नहीं किया है। राजनीति में तो लोग आते ही जाते रहते हाँ हैं, जी, तो ये कोई नई बात थी। मतलब अरुण कुमार जिस प्रकार से वापस चले गए इतना जी, बोलने बहुत के बाद भी। बहुत एग्जाम्पल है अरुण ऐसा। कुमार ने तो यहाँ तक कहा था ना हाँ। कि छाती पर चढ़ के सीने का। चिराग का ही देख लीजिए ना सर, हाँ, चिराग पिछले विधानसभा में जदयू के विरोध में थे वो, बिल्कुल। उसके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे थे, सारे जगह उनकी पार्टी मतलब political- कैंडिडेट उतार रही थी, फिर हुआ ना भाई, पैचअप हुआ तो ना। राजनीति में ये सब राजनीति में नहीं ये कुछ सब होता है। और एक मैसेज तो है ही, मंगनीलाल मंडल अति पिछड़ों के बड़े चेहरा है, और जेडीयू के साथ आएंगे तो अभी तो चुनाव है नहीं, लेकिन उनको फायदा तो होगा ना भाई, उनके बेटे का अभी करियर पड़ा हुआ है। आरजेडी में तो चाहते थे अपने बेटे को लड़ाना। ये तो ठीक है सर। अब विधायकों की क्या चर्चा है? मेन तो वो खेल है ना, खरवासबाद खेल की चर्चा हो रही है, और बिहार की राजनीति में खरवास एक बहुत बड़ी भूमिका में रहता है। तो विधायक कौन कितने किधर से किधर जा रहे हैं सर? देखिए, उनके पार्टी के विधायकों को मुझे नहीं लगता कि जेडीयू तोड़ने की कोशिश करेगा, समझ लीजिए, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा वो तो जब भी नीतीश कुमार को बीजेपी को छोड़कर सरकार बनाना होगा, तेजस्वी यादव ऐसे ही छोड़ देगा अपने विधायक हाँ ठीक है, कि जाइए ठीक है। चाचा के साथ खड़ा हो जाएंगे। तेजस्वी यादव आधिकारिक तौर पर नहीं भेज पाएंगे, उनको भी डर है, बहुत केस मुकदमा है उन पर। तो बीजेपी के मर्जी के खिलाफ भी बहुत बड़ा स्टैंड नहीं ले जो सकते जो हैं। विधायक खुद से जाना चाहते हो सत्ता की मलाई के लिए या फिर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो बंगाल में भी ऐसा हुआ है। देखिए कि भाजपा के साथ वो लोग चुनाव लड़े, विधायक बने, और फिर टीएमसी में जाके शामिल वो हो गए। अड़चन है ना, कोई 2 4 5 विधायक टूट के तो जा नहीं सकते हैं, नहीं जाएंगे तो पार्टी- मान के चलिए दो तिहाई। दो तिहाई दो तिहाई जाना पड़ेगा। उससे कम नहीं जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि एलजेपी भी टूट जाए। नीतीश कुमार चाहते हैं एलजेपी को तोड़ना है, चर्चा तो है ना भाई, सच्चाई कितनी है पता नहीं। मुझे नहीं लगता है कि ये तभी होगा जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, तभी एलजेपी को तोड़ेंगे। ठीक है, मुझे एक और चर्चा चल रही है पटना में खासकर और बिहार में की राजनीति में, कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक जो हैं, जो नाराज 3 विधायक हैं, वो अंदर ही अंदर कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आईपी गुप्ता, बसपा, एमआईएम, राजद, मतलब जो अपने अपने दलों से नाराज हैं, विपक्षी दलों के विधायक, तो उनको समेट कर एक नए गुट बनाने की चर्चा है। क्या लगता है आप दोनों लोगों को? इससे क्या लाभ होगा? अगर वो तीनों विधायक एक अलग गुट भी बना लेते हैं, आईपी गुप्ता साथ में जुड़ जाते हैं, उससे लाभ तो कुछ होना नहीं है। कोई बीजेपी उसको लेने वाली है नहीं। और जो अति महत्वाकांक्षा में ये लोग बयान दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया, तभी तो विधायक के रूप में वो जीत के आए हैं। उसके बाद ठीक है, कुछ उठापटक हुआ है, कोई मंत्री बने हैं परिवार से, तो वो भी मजबूरी आज के डेट में पार्टी की इसलिए बनती चली जा रही है। पूर्व में भी ऐसा देखा गया है, जिनके पास 2 4 5 विधायक है, वो पूरे ही विधायक को कोई दूसरी पार्टी तोड़ के अपने में मिला लेती है। न पार्टी बचता है, न पार्टी के कोई कार्यकर्ता है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने जाने लायक बचते हैं। इसीलिए अब जितनी भी पार्टी है, चाहे आप मांझी जी को देख लीजिए, चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, या दूसरी जगह भी साउथ में भी आप चले जाएंगे तो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। अपने परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाने का यही कारण है। कम से कम उतने विधायक तो उनके पाले में रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो कहा खुलकर, हाँ, एकदम खुल के बड़ी कहा है ईमानदारी से जी, कि भाई हम अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं। उस साहनी का एग्जाम्पल भी लिया। हाँ, साहनी का कि देखिए 4 विधायक जीते चले गए बीजेपी में, साहनी रोड पर आ गए, तो वो चाहते हैं कि उनके परिवार के भी लोग
पार्टी की कमान संभाले या पार्टी में रहे, क्यों नहीं? ताकि एक पूरी पार्टी न ध्वस्त हो। जी। तब तो 3 विधायक खिलाफ हो गए, बोल रहे हैं ये तीनों चले जाएंगे तो क्या होगा, सोचिए आप। तो कम से कम एक एमएलसी रहेगा पार्टी के पास, बेटा मंत्री, उनकी वाइफ रहेगी, 2 बच्चे हैं। तो देखिए ये मजबूरी है कुछ नेताओं की। लेकिन मतलब ये कब तक, कितने दिनों तक ये कैसे, मतलब कुछ नहीं करेंगे, परिवार के भरोसे ही पार्टियां चलेंगी अब? ये तो कौन नई बात है, जीतन राम मांझी जी से काहे नहीं पूछते हैं? हम लोग तो पूछते ही हैं। तो पहली बार ऐसा किए है ना भाई, पत्नी को लड़ाया, बेटे को मंत्री बनाया। और कोई गलत नहीं समझ में आता है सर। जो घटना पहले घटी है उसके हिसाब से अगर कोई पार्टी इस तरह का, छोटी पार्टी में जो रीजनल पार्टी है वो इस तरह का डिसीजन अगर ले रही है तो इसमें कहाँ गलत है? वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, उनका बेटा बहुत समझदार भी है, दीपक। नहीं, बहुत बढ़िया काम भी अच्छा कर रहे हैं। 2 ही मंत्री का काम अभी देखने को पूरे बिहार में मिल रहा है सर, एक दीपक प्रकाश और एक विजय चौधरी। सोचिए आप सोचिए कि जो विरोध में रहने, विजय सिन्हा, विजय सिन्हा, माफ कीजिएगा, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम। मतलब आप अगर सोशल मीडिया पे जाके देखते हैं सर, तो एक जो विरोध करने वाले लोग हैं वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं इन दोनों के कार्यशैली से। हाँ बिल्कुल, इतना खुश है। कॉलेजियम सिस्टम की बहुत चर्चा कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, तो अब लगता है कि उस पर बोल पाएंगे खुल के? क्यों नहीं, वो तो शुरू से ही कॉलेजियम सिस्टम के पर बोलते रहे। शिक्षा को भी मुद्दा बनाया, कभी कॉलेजियम को मुद्दा बनाया, अलग अलग मुद्दे वो उठाने के लिए ही जाने जाते हैं। फिर उन्होंने परिसीमन को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश किया था इलेक्शन। तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत दूर दृष्टि वाले नेता है। शिक्षा को मुद्दा बनाया उस समय जब हम लोग हंसते थे कि क्या बिहार की राजनीति में शिक्षा कोई मुद्दा हो सकता है। इस चुनाव में तो शिक्षा बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल। और ये भी सर सोचने वाला बात है, तीनों विधायक अलग से मीडिया को बाइट दे रहे हैं। जब बात होती है टूटने की तो उसके ऊपर भी वो नकार रहे हैं कि नहीं, कोई ऐसी चर्चा नहीं। प्रेशर पॉलिटिक्स, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स होता है, ये जबरदस्ती। हाँ, कहाँ जाएगा? कौन लेगा? बीजेपी भी नहीं लेगी, जेडीयू भी नहीं लेगा, क्योंकि एनडीए में खराब मैसेज जाएगा ना। अब एनडीए के लोग ही कोचिंग करेंगे आपस में, तो ये तो खराब मैसेज जाएगा। कोई कुछ नहीं होने वाला है, उनको रहना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा सर जो जीतन राम मांझी की पार्टी को तोड़ के ला रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ के ला रहे हैं, तो मैसेज खराब ही जा रहा है। नेता कार्यकर्ता आते जाते रहते हैं, विधायक का जाना और नेता के जाने में फर्क है। वो तो और उपेंद्र कुशवाहा बोले भी हैं, मेरे ख्याल से कहीं हम मीडिया में सुने हैं कि तोड़ के लाया नहीं गया है, स्वेच्छा से आए हैं और विधायक नहीं है। तो पार्टी में नेता तो दल बदलते ही रहते हैं। वो कोई उनका एक बयान था, बड़ा वायरल हुआ कि घी गिरा तो कहाँ गिरा, दाल में ही गिरा। दाल में। तो उसी तरह से विधायक भी इधर से अगर उधर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल, पार्टी के नेता आते जाते रहते हैं, विधायक जब आने जाने लगेंगे तो विधायकों के आने जाने को लेकर नियम कानून है जी। 2/3 आपको जाना है, तो नहीं तो फिर दल बदल कानून लग जाएगा। मुकेश सहनी के साथ बीजेपी ने इसलिए किया कि मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में जाकर बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि दीपक प्रकाश सेफ हैं? सुमित सिंह का ही देखिए ना, सुमित सिंह निर्दलीय लड़े थे, वो तो बाहर से ही सपोर्ट कर पाए। बिल्कुल, जैसे ही वो पार्टी अगर ज्वाइन करते इधर आके तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती। पप्पू यादव सबसे बड़ा उदाहरण पप्पू यादव है कि पप्पू यादव निर्दलीय है, इस वजह से कांग्रेस फुल फ्लेज में उनको नहीं ले रही है या वो नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब आप लोग कह रहे हैं कि दीपक प्रकाश सेफ हैं, क्योंकि ये चर्चाएं चल रही थी कि आने वाले समय में मुकेश सहनी वाला हाल हो जाएगा, और भी कई उदाहरण हैं। पूरी पार्टी सेफ है, पूरी पार्टी सेफ है, और दीपक प्रकाश मंत्री का पद, कुर्सी भी सेफ है, एमएलसी जाएंगे। और इस तरह के मंत्री को रहना भी चाहिए। बिल्कुल। एक छोटी टिप्पणी उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा पर फिर से, हालांकि इस कार्यक्रम में पिछले दफा भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या अब भी आपको लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे? देखिए, कुछ राजनीति अलग जो दिखता है वो होता नहीं। तो यहाँ तो दिख रहा है कि भाई बवाल पार्टी में दिख रहा है ना। तो इसका मकसद ये भी हो सकता है कि इतना विवाद पैदा कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा को लेकर दबाव ही नहीं बना पाए। लेकिन जो दबाव बनाना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा बना रहे हैं बिना बोले। वो बहुत एक्टिव है, बहुत एक्शन में है, लगातार घूम रहे हैं, आप देख लीजिएगा। वो अपने कुशवाहा समाज को लौकिक समीकरणों को साधने में जुटे हुए हैं, उसको मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वोट ठीक रहेगा, सही सलामत, तभी पूछ रहेगी। तो मुझे लगता है कि उनको राज्यसभा बीजेपी भेजेगी। चिराग पासवान सर, चिराग पासवान नाराज नहीं होंगे। और चिराग पासवान सर 19 विधायक उनके पास है, और विधायक तोड़ने की कुवत भी उनके पास है। बीजेपी जब तक नहीं चाहेगी ना, कोई किसी के पास कोई कुवत नहीं, ये भी जानना। विधानसभा चुनाव में प्रेशर बना दिया था ना सर चिराग ने। प्रेशर देखिए, जब जैसे श्रीकांत जी बोल रहे हैं, एकदम सही बात है। बीजेपी
उस समय उस पोजीशन में थी कि ये प्रेशर को किसी तरह से हैंडल कर लिया जाए, तभी जाके चिराग पासवान का प्रेशर उनके ऊपर कायम हो सका। जीतन राम मांझी भी कोशिश किए थे, क्या हुआ उसका रिजल्ट? तो मतलब ये जस्टिस है सर, 6 विधायक, ये जस्टिस है सर। 4 विधायक नौकर को सुहागा है। क्या सर ये जस्टिस है कि 4 विधायक जीते हैं, उसमें से 3 नाराज हैं, 1 MLC, 1 राज्यसभा मंत्री, उसके बाद फिर से राज्यसभा, और दूसरे के पास 5 सांसद हैं, 19 विधायक हैं, उसके बाद भी राज्यसभा नहीं। और दूसरे पार्टियों से कहा जा रहा है कि जब वो MIM के भी कुछ विधायक टूट कर आ सकते हैं, अगर कुछ चिराग पासवान इधर उधर गेम सेट कर दें तो। उनके संपर्क में MIM के कुछ विधायक हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि चिराग पासवान कोई खेल करेंगे, ठीक है ना। बीजेपी मतलब खेल सर, करते 5 सीटें हैं, 2 तो जनता दल यूनाइटेड इसमें का सब फिक्स है। सीधा जिस समय विधानसभा में बैठ के नेगोशिएशन बीजेपी के साथ इन दोनों का हुआ होगा, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम, जो भी अलायंस की पार्टी होगी, कुछ एक डिसीजन निकल के आया होगा। उसमें ही उस समय डिसीजन कुछ लिया गया होगा कि राज्यसभा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या MLC दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। चिराग पासवान का एक बयान भी आया था सर कुछ दिन पहले, 15 या 20 दिन पहले, जिसमें वो बता रहे थे कि जरूरत से ज्यादा हमको मिला है। 19 विधायक मेरे जीत के आए हैं, 0 विधायक थे, तो हमको और ज्यादा डिमांड करने के लिए कोई सेंस नहीं बनता है कि हम और फर्दर कोई अपना डिमांड रखें। तो वो भी खुल के बोल रहे हैं। चिराग पासवान बीजेपी पे छोड़ देंगे, देख लीजिएगा। चिराग पासवान बीजेपी को परेशान नहीं अच्छा, आप तो बहुत जाते हैं चिराग पासवान से, काफी करीबिया भी हैं आपके, तो उनकी माँ की इच्छा है उनको भेजने की। चिराग पासवान को इच्छा है कि उनकी माता जी को कोई राजनीति में रुचि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब राज्यसभा मिल जाएगा तो क्यों नहीं बन जाएगी, ना भी नहीं करेंगे, क्यों नहीं? आराम से मिल जाएगा तो आराम से। लेकिन वो राज्यसभा के लिए चिराग पासवान बीजेपी ठीक को मुश्किल में डालेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं वो बीजेपी के लिए छोड़ देंगे। एक चर्चा सर राजद खेम से हो रहा है, हालांकि संख्या तो नहीं है विपक्ष के पास, लेकिन एक चर्चा है कि हिना साहब को अगर आगे करते हैं वो लोग, तो MIM के कुछ विधायक उनको सपोर्ट कर देंगे मुस्लिम के नाम पे। अभी ये तो आगे देखने को मिलेगा। अभी कैसे इसमें बताया जा सकता है कि भाई हिना साहब को वो आगे कर रहे हैं? ठीक है, चर्चा में तो बहुत नाम आ रहा है, चर्चा में तो बहुत ढेर सारे नाम आ रहे हैं। ठीक है, आरजेडी को MIM के विधायक सपोर्ट भी कर देंगे तो क्या पर भी जीत जाएंगे? हाँ, नहीं जीतेंगे। वो सीट जाएगी बीजेपी के पाले पे। बीजेपी अब उपेंद्र कुशवाहा को भेजे। 41 विधायकों के समर्थन से एक राज्यसभा जाएंगे, 35 इनके पास है। हाँ, और अगर MIM 5 आ गया, हाँ, IP गुप्ता है, बसपा है, बसपा तो खैर नहीं जाएगी। हाँ, अगर सब लोग MIM, हमको मुश्किल लगता है कि संभव नहीं है। MIM तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने के लिए चला जाएगा, नहीं लगता है। MIM जाएगा तब तो खेल हो जाएगा, लेकिन MIM मुस्लिम अगर कैंडिडेट रहे तो उस पर खेल नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगता है। मुस्लिम साहबुद्दीन जी की पत्नी को न बोल रहे हैं आप, तो उससे तेजस्वी को फायदा होगा कि MIM को फायदा होगा। और क्यों MIM चाहेगा कि तेजस्वी ठीक है बाबा ही लुट ले। ठीक है, तो लालू जी के बंगले पर जो विवाद चल रहा है सर, उसको लेकर दोनों लोगों की क्या राय है? अब बंगला पर क्या विवाद है? लालू जी जो बंगला बनाते हैं विवाद हो जाता है। तो सर विवाद तो खुद ही खड़ा करते हैं ना सर। अगर जो सरकारी आवास दूसरा अलॉट हुआ था इनको, अगर शांति से उस आवास में शिफ्ट हो गए होते तो ना महुआ बाग का मामला उठता, न इनका गौशाला वाला मामला उठता, न ही कोई दूसरा मामला उठता। हाँ बिल्कुल, कायदे से सरकार का जो नियम, तो विवाद में खुद ही पढ़ना चाहते हैं। और ये विवाद क्या है? विवाद कहिए तो बहुत छोटा है, नहीं तो बहुत बड़ा है। सर कौटिल्य नगर वाले आवास के बारे में हम बता रहा हूँ कि कौटिल्य नगर जो आवास है उनका, वहाँ नियम क्या था कि माननीयों के लिए, केवल माननीयों के लिए एक आदमी केवल एक ही घर नहीं है पटना में, उसके लिए था। उसको जमीन दिया जाएगा सस्ता दर पर, और वो घर बनाएगा। और एक माननीय को एक ही प्लॉट देना था। अगर प्लॉट कोई अपना बेचना भी चाहे तो बेच नहीं पाएगा, वो समिति को ही वापस करेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, लालू जी ने पांच प्लॉट 4 लोगों से लिखवा लिया प्लॉट। तो इसको लेकर सवाल उठ रहा है, जो गलत है ना सर। ये कानून, उसका जो संविधान है जो उसका बना हुआ है, किसी भी कोऑपरेटिव में है सर। हाँ, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये नियम है कि आप डायरेक्टली बिना NOC के प्लॉट नहीं बेच सकते हैं। प्लॉट बेचने का भी एक
सेट नियम बनाया हुआ है, किसी भी वो भी कोऑपरेटिव बना के किया गया था सर। लेकिन कोऑपरेटिव में क्या होता है ना कि कोऑपरेटिव में होता है कि कोऑपरेटिव के लोग ही खरीद पाएंगे, ऐसा कुछ होता है नहीं। हाँ, लेकिन मेंबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ नियम बनाया गया था कि कोई बेच ही नहीं सकता है, कोऑपरेटिव का मेंबर भी कोऑपरेटिव के लोगों को नहीं बेच सकता है। मतलब एक एमएलए दूसरे एमएलए को भी नहीं बेच सकता है। मतलब वो अगर समिति को देगा, देना होगा तो समिति को देगा। उसी समय ये भी सुनने में आया था, जो प्लॉट लालू जी को अलॉट हुआ था, उस प्लॉट के ठीक बगल में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की बात हुई थी। हाँ, था। जिसको बदल के कोऑपरेटिव सोसाइटी साधु यादव के नाम पे अलॉट कर दिया। हाँ, साधु यादव के नाम पे अलॉट कर दिया। बादशाह प्रसाद करके एमएलसी हुआ करते थे, जो झारखंड अलग हो गया, पहले रांची के रहने वाले थे। उनका एक प्लॉट था, वो भी प्लॉट इनके नाम पे आ गया, ऐसा मतलब। हाँ, कई नेताओं के प्लॉट, सुनील सिंह का एमएलसी सुनील सिंह है, उनका भी प्लॉट था। तो ये देखिए संविधान का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि सुशील मोदी ने जो बुक लिखा है लालू लीला, उसमें पूरा डिटेल दिया कि कैसे खेल हुआ है। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो मतलब इतने विवाद के बाद सर वही बात हो गया। हमको तो मतलब हंसी आता है सर। क्या होता है कि आप देखते होंगे रील्स वगैरह ये सब में कि कोई एक व्यक्ति को एक थप्पड़ पड़ गया, उसके साथ में बैठा हुआ आदमी है, उसको भी एक थप्पड़ दिलवा दिया कि भाल जाके हल्ला नहीं कर। स्थिति वही, और ये खुद फंस रहे हैं। हमको तो मार दिया, इसको मार के दिखाओ। इसको मार के दिखाओ। इसको मार दिया तो जरूर उसको मार दिया। जो पिटा गया सबको पिटवा दिया। सबको पिटवा दिया। तो इतने विवाद के बाद भी अब उस आवास में लालू परिवार जाएगा, लग रहा है। हाँ, जाएंगे। लालू जी विवाद से थोड़ा डरते हैं, लालू जी मुकदमा से थोड़ा डरते हैं। सर 39 हार्टिंग आवास में क्या दिक्कत? लालू जी ही है कि इतने केस मुकदमा, इतने विवाद के बावजूद महादेव है। हाँ, जहर पीने का ताकत। जहर पीने का ताकत। अच्छा, दूसरा कोई नेता इतना बर्दाश्त कर लेगा? बताइए ना भाई। घर में बवाल है, महाभारत मची हुई है। सर आप देखिए ना, झारखंड में अगर मधु कोड़ा को आप देखिएगा, एक विवाद में खत्म हो गए। मधु कोड़ा कहाँ चले गए? एक विवाद में ठीक कर रहे हैं, कहीं नजर आते हैं क्या? अभी जी कर रहे हैं मधु कोड़ा को। किसी नेता को बताइए ना कि सत्ता में आते ही खुद तेजस्वी यादव में उतना मतलब कैपेसिटी नहीं है भाई, एक चुनाव हारने के बाद बाहर भाग गए। लालू जी वाला दमखम किसी में थोड़े है, तो लालू जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तेजस्वी जी पर फर्क पड़ेगा, परिवार पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि इतना दम नहीं है बर्दाश्त करने का, झेलने वाली ताकत जो। सर आपको लालू जी के मतलब बहुत कवर किया है। एक चर्चा आम पत्रकारों में यह भी चलती थी कि जब तक आपका लोगो नहीं लगता था तब तक लालू जी पीसी शुरू नहीं करते थे। हाँ, देखिए लालू जी, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने, संबंध आपका अच्छा था लालू जी से? मेरा किसी नेता से कोई खराब संबंध नहीं। जैसा संबंध लालू जी से था वैसा ही नीतीश जी से था, और वैसा ही रामविलास जी से भी था। और तीनों नेताओं को अगर एक दूसरे के खिलाफ खबर चलानी होती है, अच्छा, प्रमाण के साथ, तो मुझे ही याद करते थे। अच्छा, नीतीश जी लालू जी के खिलाफ खबर चलवाने के लिए हमको बोलते थे कि देखिए आप ही चला सकते हैं, कोई नहीं चलाएगा। और लालू भी खोलते थे हमको कि नीतीश के खिलाफ कोई नहीं चला सकते। सत्ता और विपक्ष दोनों के करीब नहीं, खबर मेरे लिए प्रायोरिटी था। ये तीनों नेता समझते थे। चलिए, ये खबर चाहिए, इसको खबर चाहिए। हर खबर नहीं चला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे था कि खबर है तो चले। तो हमको लालू जी भी खोजते थे, नीतीश जी भी खोजते थे, और रामविलास जी भी खोजते थे। पत्रकार को ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, पत्रकार को तो भाई पत्रकार टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगा, तो पत्रकार कहाँ रह गया? तो मैनेजर हो गया। बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से जो है जनता तक खबरों को पहुंचाना चाहिए पत्रकारों को। अब एक चर्चा सर भाजपा खेमे से भी है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है। आप दोनों का राय इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाजपा जीत की तरफ बढ़ रही है लगातार। जहां पर उंगली रख दे रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वो उनका हो जा रहा है। तो इसमें कहीं बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं लोग, चाहे अरावली का मुद्दा हो, अब देखिए कि उत्तराखंड वाला मुद्दा हो गया, फिर कैलाश विजयवर्गीय वाला हो गया। तो छोटी छोटी चीजों पर देखिए क्या होता है कि पूरे देश में भाजपा अपना प्रचार प्रसार कर रही है, दुनिया भर के स्टेट में उनका राज्य भी है। तो बहुत सारा डिसीजन बैकफायर भी हो जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 100 का 100 डिसीजन जो हो बैकफायर नहीं करे। तो उसमें से कुछ एक डिसीजन है, इससे सबक जरूर लेगी। अब आने वाले समय में बंगाल में इलेक्शन है। अब बंगाल आप देखे होंगे, भाजपा की तरफ से या आरएसएस की तरफ से भी कहा गया है कि सबसे प्रमुखता से उसके ऊपर इन लोगों का प्रहार किया जा रहा है बंगाल के ऊपर, जिससे कि वो सत्ता वहां पे हासिल कर सके। तो इस प्रयास में अभी अमित शाह ने कल वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। लेकिन बंगाल को जीतना इतना आसान नहीं है। ठीक है, पिछले बार 2021 के इलेक्शन में आप अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल से 10 से 15% का ही मार्जिनल डिफरेंस था जो तृणमूल को वोट आया था और जो भाजपा को वोट आया था, उसमें 10 से 15%। तो बहुत बड़ा गैप नहीं है। वहां पे करीब करीब 60 से 70% हिंदू हैं।
और 30 से 35%, 40% के आसपास दूसरे हैं। तो भाजपा को वहां जीत दर्ज करने के लिए अगर जीत की तरफ बढ़ना है तो बहुत ज्यादा नहीं, 4-5% अपना मार्जिन और बढ़ाना पड़ेगा वोट प्रतिशत का। लेकिन सिर्फ ये बांग्लादेश और इस मुद्दे पे मेरे मतलब जैसा हमको लगता है कि सिर्फ इस मुद्दे पे बंगाल को जीतना असंभव है। हाँ, इसलिए कि देखिए बंगाली जो भलुमानस होते हैं वो थोड़ा सांप्रदायिकता के लाइन पर जलने वाले नहीं होते, तो उनको आप ध्रुवीकरण के तहत चाहिए प्रभावित सिर्फ वही तो नहीं होगा। तो ध्रुवीकरण तो भाजपा बच रही है सर। आप देखिए कि कबीर वाले मुद्दे पर जो बाबरी मस्जिद हुआ है उस पर डायरेक्ट सवाल पूछा गया अमित शाह से, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। चाहते तो उसको भजा सकते थे वो, लेकिन डायरेक्ट उस सवाल को ही छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन जिस तरह की राजनीति बीजेपी और ममता दोनों कर रही है बंगाल में, उससे ध्रुवीकरण का खतरा तो है ही। और जो बांग्लादेश में चल रहा है ध्रुवीकरण, घुसपैठिया एक तो रियल मुद्दा तो है ही ना, घुसपैठिया। यही घुसपैठिया मुद्दा आप देखेंगे झारखंड में भी बनाने का प्रयास किया गया, बिल्कुल 100% बैकफायर हो गया। ठीक है, मुद्दा है, लेकिन जितने परसेंटेज वोट को ये लोग टारगेट कर रहे हैं वो मुद्दा उनके ऊपर नहीं चलने वाला है। सर पॉलिटिक्स से इतर भी घुसपैठिया तो खतरा तो है ना देश की सुरक्षा के लिए। एकदम 100% के लिए जिम्मेवार कौन है? दोनों ही सरकारें जिम्मेवार है। राज्य सरकार तो है ही, केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है। तो सर यहाँ पे तो राज्य सरकार जब जमीन नहीं देगी, फेंसिंग नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकार को तो भाई घुसपैठिया ही वोटर है। हाँ देखिए वहाँ 32% मुस्लिम वोटर है और वही ममता की ताकत है। ममता दीदी तो किसी कीमत पर उनको छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि वो उनको छोड़ दिया तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगा। तो ध्रुवीकरण होगा तो दोनों तरफ से होगा। अगर वहां ध्रुवीकरण होगा, देखिए बांग्लादेश में जो उथल पुथल मचा हुआ है, हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है, उसका असर पड़ेगा ममता दीदी के चुनाव पर। ममता दीदी के लिए बहुत आसान नहीं है ये चुनाव। हाँ, और बीजेपी के लिए तो बहुत आसान है ही नहीं, एकदम आसान नहीं है। लेकिन बीजेपी जो 0 से शुरू की थी वो आज 71 विधायकों वाली पार्टी है ना। बहुत बड़ा। सर वहां पे एक और चीज है बंगाल में, जैसे बिहार में 10,000 और ये सब जो मुद्दा चला था, उसी तरह से काफी पहले से बंगाल में ढेर सारा ऐसा फ्रीबी है, जो फ्रीबी जिसको बोला जाता है, वो चल रहा है। और वो लाभ डायरेक्टली वहाँ जो महिलाएं हैं या एक परिवार में 3-3, 4-4 आदमी को वो लाभ मिल रहा है। जैसे हम आपको बताते हैं सर, वहाँ पे लक्ष्मी भंडार योजना है, कन्याश्री योजना है, स्वास्थ्य साथी योजना है, राशन योजना है। इसमें किसी में 700, किसी में 1500, किसी में 2500, इस तरह से करके एक व्यक्ति को 4-4, 5-5 हजार रुपए का लाभ मिल रहा है। पहले से मिल रहा है। और ममता दीदी चुनाव के पहले और कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं। क्लबों को भी पैसा मिलता है, जो क्लब वहां पर, हाँ, क्लब को भी पैसा मिलता है। तो वो लोग कैडर हैं, जो वहां पे क्लब हैं, या सीपीएम के टाइम में भी वो कैडर हुआ करते थे, अभी भी वो लोग कैडर वोटर हैं। लेकिन सर कहा जा रहा है, एक चर्चा आम है कि कुछ क्लब जो है वो नाराज हैं ममता बनर्जी से, और क्लबों के साथ साथ एक बड़ी संख्या में जो दुर्गा पूजा समितियां हैं वो भारी संख्या में ममता बनर्जी से नाराज हैं। तो उसका फायदा भाजपा उठा सकती है। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो मुस्लिम वोटर्स हैं, दूसरा महिलाएं हैं। तो बीजेपी को महिला और मुस्लिम को टारगेट वो कर रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो इनका वोटर्स है उनमें महिलाओं का वोट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ वहां पे रहता है। और ये फ्रीबीज और ये सबसे कैसे निपट पाएगी भाजपा, ये सबसे बड़ा। और SIR जो हो रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा नाम महिला वोटरों के कटे हैं तो बंगाल में, आप पता कर लीजिएगा। ऐसे कई राज्यों में ऐसा हुआ है, लेकिन बंगाल में महिलाओं के नाम ज्यादा कटे हैं पुरुषों से ज्यादा। अब क्यों कटे हैं पता नहीं। हाँ, 2021 में अगर डेटा देखा जाए सर, तो टीएमसी को 48.02% वोट मिला, 213 सीट, और बीजेपी को मिला है 38.15। सर ने जैसे कहा कि 10% का अंतर है। तो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, वहां मतुआ समाज कहा जाता है, भद्रलोक लोग कहते हैं, आदिवासी, एसटी, राजवंशी, गैर बंगाली आबादी, कुछ बिहारी जो हैं वो लोग हैं। तो अगड़ी जातियों में भी जो सॉफ्ट अगड़ी जातियां हैं वो भी भाजपा के समर्थन में है। तो ये तो पिछले बार भी थी। भाजपा ऐड क्या करेगी इस बार, या किस रणनीति, मतलब ऐड करने की रणनीति पर चल रही है भाजपा, तो क्या ऐड करेगी जिससे भाजपा को फायदा होगा? अब देखिए, वहां तो ममता दीदी की सरकार है। ममता दीदी जो भी नया ऐलान करेंगी उसको अमली जामा पहना देंगी चुनाव के पहले ही। चुनाव की घोषणा होने के पहले, जैसे नीतीश कुमार ने यहाँ महिलाओं को 10,000 रुपया दिया, वैसे ममता दीदी भी कोई बड़ी योजना ला सकती है। और ममता दीदी को बहुत हल्के में लेना
नहीं, हल्के में तो भूल होगी। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। हल्के में उनको नहीं ले सकते, लेकिन भाई अब इतना दिन से सत्ता में है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही। एक और चीज है सर इसमें श्रीकांत जी, एक और हम ऐड करना चाहेंगे कि विश्वास, जैसे भाजपा को वहां के वोटर्स, जो उनके एक्चुअल वोटर्स हैं, उनका विश्वास जितना बहुत जरूरी है। 2021 में अगर आप देखे होंगे, भारी संख्या में वोट करने के लिए सब कोई निकले थे, और ठीक है भाजपा वहां पे सत्ता में नहीं आ पाई, जो एजम्पशन था उन लोगों का वो फुलफिल नहीं हो पाया। उसके बाद बिल्कुल कैलाश विजयवर्गीय मेरे ख्याल से वहां पे प्रभारी उस समय हुआ, 2021 में थे, छोड़ के जो भागा गया, अपने ऊपर ही सारे जितने कार्यकर्ता थे या वोटर्स थे वो अपने आप को खुद ही संभाले। कितना उपद्रव भी हुआ था, मारा पीटी भी हुई, कितने की हत्या हो गई। तो वोटर्स में अब वो विश्वास जगाना पड़ेगा दोबारा से, जिससे कि उसी भारी संख्या में वो निकल के वोट कर सके भाजपा में। आपने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए वहां क्या है कि वाम दल हमेशा लगातार चुनाव जीतते रहे, वो कैडर की ताकत थी। वहां बूथ कैप्चर लाठी बंदूक से नहीं होता है, वहां बूथ पर पहले से ही उसके कैडर खड़े हो जाते हैं लाइन लगाकर, और वोटिंग को इतना स्लो करा देते हैं जहां उनका वोट ना हो, जहां उनको वोट कि विरोधी का वोट ही नहीं पड़ पाता है। घर के बाहर वो चाय की दुकान पर बैठे रहते हैं मोहल्ला में, और कोशिश करते हैं कि कोई घर से निकले ही नहीं, जो तो देख के ही नहीं निकलता है। और वही कैडर अब ममता दीदी का है। वहां ट्रैफिक कंट्रोल करने के काम में एक पुलिस वाला है तो 4 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जिनको सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है। वॉलंटियर नाम देते हैं। वॉलंटियर को इतना बड़ा मजबूत बना दिया है ममता दीदी ने कि वो तो जान देने और लेने पर उतारू है। बीजेपी को भी ऐसे कैडर की जरूरत पड़ेगी ना भाई, तो बीजेपी के ऐसे कैडर तो नहीं है वहां ममता दीदी जैसा वाला, क्योंकि उन्होंने वाम दलों के कैडर को ही अपना कैडर बना लिया, और उनका जीवन पूरा निर्भर है ममता दीदी की सरकार पर। क्लब का भी वही हाल है सर, क्लब का भी वही हाल, ये वाम दल क्लब का ही हुआ, जो वाम क्लब है वो वाम दल का ही हुआ करता। बिल्कुल करते थे। तो क्लब वाले भी ज्यादातर ममता दीदी के साथ ही हैं, 2-4 की नाराजगी हो सकती है। जो खबर में है सर, इन लोगों को लगातार पैसा मिलता है क्लब को, बिल्कुल पूजा वूजा में जो कलेक्शन होता है वो तो एक अलग हो गया, उसके बावजूद इन लोगों को तृणमूल की तरफ से, पार्टी की तरफ से एक फिक्स्ड अमाउंट हर साल दिया जाता मिलता है। और देखिए बीजेपी वहां कोशिश क्या कर रही है, विधानसभा में 3 से 71 पर आई थी जहां तक मुझे याद है। जी जी। तो 71 विधानसभा सीटों में जीती थी जी। 3 से 77 पे आई थी, और 77 में 3-4 विधायक जो है फिर बाला बदल के उस साइड चले गए, टीएमसी में चले गए, तो 73 अभी वर्तमान में 3 से 77 पहुंचना बड़ी बात है, थी, बड़ी बात है, ये बड़ा चेंज दिखाया, बड़ी बात है। अब लोकसभा चुनाव हुआ है, परसेंटेज वाइज सर बताते हैं कि 10%, 2016 में जो चुनाव हुआ था मात्र 10% वोट ही मिला था भाजपा को, और जब 2021 में चुनाव हुआ तो 38.15% तो भाजपा का ग्राफ बढ़ा है, बहुत बढ़ा है। और लोकसभा चुनाव में देखिएगा, भाजपा देख रही है कि लोकसभा चुनाव में कितनी विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे, हाँ, तो उसमें 77 सीटों पर जीती थी विधानसभा, हाँ, 77 और 90 से ज्यादा सीटों पर आगे है लोकसभा चुनाव में। हाँ। तो एक तो उस पर उसको उम्मीद बंधी हुई है, हाँ, और जहां दूसरे नंबर पर रही है हाँ, बीजेपी, उन सीटों को किसी तरह से अपने कब्जे में बीजेपी लेना चाहती है, उसको लेकर विशेष रणनीति। तो सर अगर बीजेपी रणनीति बना रही है, आर पार की लड़ाई है इस बार, हाँ, बिल्कुल, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि तृणमूल और बीजेपी की आर पार की लड़ाई। हाँ, उस आर पार की लड़ाई में पूरा प्रयास तृणमूल का रहेगा, जो ऐसे तो हमेशा ही रहा करता है, लेकिन उससे चौगुना प्रयास रहेगा तृणमूल का कि किसी भी हालत में बीजेपी को रोक दिया जाए। बिल्कुल। हाँ। अब इसमें वही मेरा कहना है सर, हम तो कलकत्ता बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना करते रहते हैं, विश्वास की बहुत कमी है वहां, जो वोटर्स हैं उनमें डर है कि जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा हम लोग वोट करने जा कैसे पाएंगे। बिल्कुल यही डर तो मैं कह रहा हूँ कि जो डर, जो एक्चुअल भाजपा के वोटर हैं वो बूथ तक ही नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी पहले भी नहीं जा पाते थे वाम दलों के जब सरकार थी। नहीं सर, 2021 में उन लोगों ने काफी आगे बढ़ चढ़कर मतलब हिस्सा लिया था, तो अब ये चीज पता लग चुका है तृणमूल को, यहाँ वहां की जो लोकल पार्टीज है उनको ये पता लग चुका है कि भाई भारी संख्या में वोट करने ये लोग निकल सकते हैं, तो उसको रोकने का तो भरपूर प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, अब इसको कैसे काटती है, हाँ, ये कैसे काटती है। और एक आंकड़ा भाजपा के लिए बड़ा डरावना है सर, 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें भी आप देखिए कि टीएमसी थोड़ा सा घटी जरूर है, 45.76, हालांकि लोकसभा चुनाव में केंद्र के मुद्दों पर वोट पड़ता है तो थोड़ा सा घटी जरूर है टीएमसी, 45.76, मतलब 45-46 के आसपास % वोट पड़ा है टीएमसी को,
लेकिन भाजपा को वही 38.73 यानी नहीं, 38, बहुत 39 अंतर है। बहुत अंतर 5-7% वोट का अंतर होना बहुत बड़ा अंतर बहुत है। अंतर है। क्योंकि सीटों की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा ना। हाँ तो ममता जी हारेंगी ही नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ बीजेपी अगर पूरी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ चलेगी तो चांसेस 50-50 का है। लेकिन ममता बनर्जी को मतलब कोई चमत्कार जैसे 16 से 21 में जो चमत्कार हुआ, हाँ। 10 से सीधे चला गया 38, उसी तरह से जब 26 में चमत्कार कुछ हो जाए तभी कुछ होगा, तभी कुछ होगा। बिल्कुल बिहार जैसा चमत्कार हो जाए हाँ। तब होगा। अच्छा, जो रणनीति ममता बनर्जी की भी और भाजपा की भी है, भाजपा थोड़ा सॉफ्ट रणनीति अपना रही है, डायरेक्ट ममता बनर्जी पर प्रहार करने से बच रही है। पिछले बार ओ दीदी बड़ा नुकसान कर गया था प्रधानमंत्री मोदी का, तो इस बार डायरेक्ट ममता बनर्जी पर प्रहार नहीं किया जा रहा है। जो है बंगाल की अस्मिता को जोड़कर भाजपा तैयारी कर रही है, तो उसको लेकर भी कोई फायदा होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। देखिए, बंगाल में क्या है ना कि बहुत इमोशनल है, वहां पे जितने भी लोग हैं इमोशनल है, और खासकर महिलाओं के प्रति सम्मान बहुत ज्यादा है। चाहे आप बंगाल देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, ये दो ऐसा स्टेट है जहां महिलाओं का, या नॉर्थ ईस्ट में कंप्लीट आप देख लीजिए और बंगाल देख लीजिए, महिलाओं का सम्मान मतलब प्राथमिकता में रखा जाता है। और ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। पिछले बार गलती बीजेपी के द्वारा किया गया था, लेकिन अगर सिर्फ एक ही मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो गया है या फिर मस्जिद का मुद्दा हो गया है, इससे इतर अगर इंडस्ट्री, जैसे वहां इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी थोड़ा सा त्रस्त है, परेशान काहे कि जो लोकल बदमाशी है उससे वो लोग काफी त्रस्त है। वहां पे एक कंसोर्टियम इस टाइप का बन रखा है, इंडस्ट्रियलिस्ट या जो बिल्डर्स वगैरह हैं, आपको कोई सामान खरीदना है तो इसी जो लोकल नेता है उनसे खरीदना पड़ेगा, उसका दाम अगर ज्यादा है, तो ये सबसे भी काफी त्रस्त है। तो उसका भी लाभ, अगर ये मुद्दा भी अगर वो लोग उठाते हैं तो काफी वोट में जुड़ाव हो सकता है इन लोगों का, इस मुद्दे पर फायदा होगा। अच्छा, एक भद्र लोक समाज कहा जाता है सर, बड़ा पूजा पाठ में विश्वास करता है बंगाल में, और कहा जाता है कि वो हिंदू मान्यताओं पर तो हैं, लेकिन जैसे ही उनको ये फील होगा कि धर्म का उपयोग राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा है, वैसे ही वो भाजपा से दूरी बना लेते हैं। तो मैंने तो पहले ही कहा कि वहां का जो भला मानुष है, हाँ। वो ध्रुवीकरण से बहुत प्रभावित नहीं होने वाला, तो उसको उल्टा पड़ जाए। टारगेट करने के लिए क्या लग रहा है भाजपा को, कुछ रणनीति में फिर और कुछ अभी ऐसा लग नहीं रहा है। जो अभी रणनीति भाजपा बहुत मतलब शातिर तरीके से वो रणनीति बना रही है, बिहार में भी आप देखे होंगे, तो बंगाल में भी डायरेक्ट अटैक वो हिंदू मुस्लिम और ये सब को लेके ऐसा लग नहीं रहा है कि भाजपा उसको लेके आगे आने वाली है। और लोकसभा में जो चर्चा हुई किस पर, रविन्द्रनाथ टैगोर वंदे मातरम, वो शुरुआत है। तो बंगाल का एजेंडा है, बंगाल का एजेंडा है, बड़ा एजेंडा, उनसे बहुत लगाव, फायदा होगा बंगाल के लोगों, फायदा होगा बिल्कुल। उस पर चर्चा इसलिए कराई गई संसद में कि उसकी गूंज बंगाल तक पहुंचे। सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मैटर है, और महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी के प्रभारी जो है मंगल पांडे, महिलाओं की सेफ्टी सुरक्षा को ही बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, मतलब फोकस बीजेपी। लेकिन ऐसा नहीं लगता है सर कि जैसे बंगाल में अगर प्रभारी कोई इस ढंग के बनते जिनको मतलब बंगला से थोड़ा सा लेना देना होता, बंगाली जानते, वो ज्यादा कनेक्ट हो सकते थे, बंगाली अस्मिता और बोली से कनेक्ट कर पाते। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नितिन नवीन को भी कहा गया कि बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, क्योंकि वहां 3% ही है कायस्थ, लेकिन बहुत प्रभावशाली है, और जिसके साथ जाते हैं उसको बहुत फायदा पहुंचाते हैं। ब्राह्मण वहां सबसे ज्यादा है, कोई बंगाली ब्राह्मण होता तो ज्यादा फायदा पहुंचा सकता था, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मंगल पांडे है, तो मंगल पांडे इसलिए है कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो अब किस हद तक ब्राह्मण समाज को जोड़ पाएंगे बीजेपी से? सर तो प्रभारी पहले भी रह चुके हैं सर। हाँ, पहले रहे तो फायदा तो मिला ही है ना। 3 से 77 पर पहुंची थी बीजेपी ना। अब ममता बनर्जी को एक झटके में कोई थोड़े उखाड़ सकता है, धीरे धीरे लगना पड़ेगा, धीरे धीरे मना, धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो बंगाल में अभी जो है परिस्थितियां इस लेवल की नहीं आई हैं कि कुछ डिसीजन वाले शब्द हम लोग बोल सके बंगाल के बारे में। हालांकि भाजपा अपनी रणनीति पर काम कर रही है, और टीएमसी जो है वो भी धीरे धीरे, विश्वास अगर जीत पाई भाजपा तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, विश्वास बहुत बड़ी बात कहा आपने। और चलिए अब थोड़ा वेनेजुएला पर भी चर्चा कर लीजिए। हाँ, वेनेजुएला पर अमेरिका ने हमला किया और उनके जो राष्ट्रपति हैं उनको ही
बंधक बना लिया सर। क्या रिएक्शन क्या होगा आपका पहला? देखिए, तो बहाना तो यही बना रहे हैं ट्रम्प कि भाई वहाँ का जो राष्ट्रपति थे ड्रग्स का, वो ड्रग्स माफिया थे, ड्रग्स माफिया। ड्रग्स का कारोबार करा रहे थे। ए भाई, ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे, ये तो बहाना ही है, सब लोग समझते हैं। हाँ, उनकी नजर तो वहाँ के तेल भंडार पर, तेल भंडार पे है, क्योंकि जो तेल का भंडार है वो तो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और जहां जहां तेल का भंडार होता है वहीं पर नजर गड़ाते हैं ट्रम्प। अमेरिका का पहले भी गड़ा चुके हैं कई देशों पर, सफलता नहीं मिली, दूसरी बात है। तो यहाँ भी तेल भंडार पर ही नजर है ट्रम्प की। बहाना बना रहे हैं कि नहीं भाई, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में थी, जीत के आए हैं भाई, लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ मादुरो जीत के आए हैं, और राष्ट्रपति ड्रग पेडलर बन गए थे। तो कई तरह का आरोप लगा रहे हैं, और बहाना तो पहले से ही खोज रहे थे। उनकी तेल की जहाजों को निशाना बनाया, बोल दिया कि ड्रग्स थे, हमने नष्ट करा दिया। तो बहाना ढूंढ रहे थे, तो लग रहा था पहले से कि अमेरिका कभी न कभी हमला कर ये दादागिरी नहीं है क्या सर? दादागिरी है, अमेरिका तो दादागिरी शुरू से ही करता। तो ऐसा क्यों नहीं, अमेरिका कोई भी जो न्यूक्लियर पावर देश है उसको टारगेट क्यों नहीं करती है? जो छोटे छोटे देश हैं, न्यूक्लियर वाला हमला चेतावनी दे दिया। अभी यही आया था सर ट्रम्प का, वो धमकी दे रहे थे पुतिन को, रशिया को, और रशिया ने उसका रेप्लिकेट किया है, जवाब दिया है कि आपके धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, और दक्षिण कोरिया उसको सपोर्ट किया है सर। बिल्कुल। देखिए, जर्मनी पर भी कोशिश की थी ट्रम्प ने, कभी तो मतलब यूएस ने, कभी फायदा मिला नहीं। कई देशों पर कोशिश की है, जहां जहां तेल भंडार होता है वो अमेरिका का नजर रहता ही है। अब ये थोड़ा यहाँ देश में बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, वहां बहुत गरीबी है, वेनेजुएला में बहुत गरीबी है। 80% जो आबादी है गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक है ना। वो पेयजल संकट है, तरह तरह की समस्याओं से वो देश जूझ रहा है। और हाल के दिनों में उन्होंने नेशनल असेंबली पर भी पूरा एक तरह से कंट्रोल कर लिया था वहां के राष्ट्रपति ने। तो थोड़ी लोगों में भी नाराजगी थी, और जब फायदा उठा लिया। अगर आप शासक हैं और आपके देश के लोग आपसे नाराज है, तो उसका फायदा बाहर वाला उठाता है। नहीं तो जाके वहां के राष्ट्रपति को उठा लाए, गोली नहीं चली, कोई घायल नहीं हुआ, इतना आसानी से आप जाकर उठा लाइएगा। लेकिन ये सर डायरेक्ट इंटरनेशनल कानूनों में भी आपको लग रहा है कि ढीलापन है? मुझे अमेरिका की दादागिरी है, कोई अमेरिका के बीच में आकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। मुझे लगता है कि वहां जो भी हो रहा था, लोकतंत्र नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप कौन होते हैं वाले? अगर आपको कहा गया था क्या हस्तक्षेप करिए। अभी सर आप देखिए, यूक्रेन वाले में भी टांग फंसा रहे हैं। हाँ, इनका टांग फंसाया जा रहा है। हम कभी भी, मतलब हमको ऐसा लगता है सर कि रशिया की कोई गलती नहीं है। बिल्कुल। आज नाटो पूरा एकजुट होके, रशिया चारों तरफ से सर, 3 तरफ से नाटो से घिरा हुआ है, एकजुट होके और रशिया के ऊपर अटैक कर रखा है सर। तो वो क्यों नहीं अपने आप को बचा? वो आत्मरक्षा तो रशिया जो करना है करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? और रशिया ये थोड़े है कि आप जाके, लेकिन सर लेकिन जाके आप अटैक कर दीजिएगा, वहां के राष्ट्रपति को उठा लाइएगा। लेकिन सर वेनेजुएला से तुलना यूक्रेन की तो अब हो रही है ना, कि आने वाले समय में रशिया भी इसी तरह से जेलेंस्की को उठा सकता है। अमेरिका जो ट्रेंड सेट कर रहा है, तो काहे नहीं आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उठा सकता है, ये खराब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को उठा सकता है, भारत वाला जो भारत वाला काट दिया ना, तो हम उसको काट देते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए कोई देश फायदा उठा ले, ट्रम्प ने जो ट्रेंड सेट किया है उसका फायदा उठाने की कोशिश कई देश करेंगे, उदाहरण के तौर पर। हाँ। लेकिन भारत वैसा उन देशों में नहीं है। भारत कभी दूसरे देशों पर हमला करने में विश्वास नहीं रखता है, दूसरे के साम्राज्य पर कब्जा करने में विश्वास और भरोसा नहीं। चाइना तो रखता है ना सर, चाइना है, चाइना पाकिस्तान, चाइना नेपाल, चाइना बांग्लादेश। हाँ, इन देशों को ट्रेंड तो अमेरिका शुरू कर रहा है, जब हमें खुद कर रहा है तो कोई बोलने वाला नहीं है, तो चाइना करेगा। अमेरिका बहुत पहले से इस तरह का कार्य करता चला आ रहा है। बिल्कुल। सद्दाम हुसैन में आप देखे होंगे, लादेन तो चलिए वो इंटरनेशनल क्रिमिनल के रूप में उसको डिक्लेयर किया गया था, तो उसके साथ जो हुआ वो तो ठीक ही हुआ। लेकिन क्या है कि ये इस ट्रेंड में हमको नहीं लगता है कि कोई दूसरा देश इस तरह का एक्टिविटी में कूद सकता है। हाँ ठीक है, ये सारा जो वॉर को क्रिएट करने का एक रास्ता बनता जा रहा है कि कहीं ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। जिस तरह से ट्रम्प रसिया को चेतावनी दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर बात नहीं संभली, देखिए अभी भी
समय है, संभाला जा सकता है। लेकिन बात नहीं संभली तो कई देश इन्वॉल्व हो जाएंगे। इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब उन्होंने धमकी दे दी है किम अमेरिका को। किम जोंग ने क्या कहा, दोस्त है मेरा, मेरे दोस्त है, छोड़ो नहीं तो ठीक नहीं होगा। सर तो गलत तो हो रहा है ना, यूक्रेन के पास अपना उतना संसाधन नहीं है कि वो रशिया से लड़ सके। अगर एक जिसके पास संसाधन नहीं है उसको 100 कंट्री मिलके 20 कंट्री मिलके सपोर्ट कर रहा है और एक कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए बोल रहा है। सर आज जहां पुतिन रहते हैं, जो उनका आवास है, उसके बगल में ड्रोन से हमला किया गया। कैसे कोई देश बर्दाश्त कर सकता है सर? ये कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऊपर से जब आपको सहयोग दूसरे कंट्री से मिल रहा है, इसको तो जबरदस्ती का बलि का बकरा बनाया जा रहा है यूक्रेन को। बिल्कुल बिल्कुल। अब ट्रम्प का है कि भाई वो जिस पर चाहे हमला कर ले, जिसके अमेरिका जिसको चाहे उसको मार के गिरा दे, जहां चाहे वहां मार के गिरा दे, जिसके खजाने पर चाहे कब्जा कर ले, कोई नहीं बोले। तो सर गलत घर का कुंडी खटखटा दिए हैं पुतिन का। बिल्कुल, पुतिन ने गलत घर का दरवाजा खटखटाया है। और मुझे लगता है कि ट्रम्प को संभल जाना चाहिए। देखो वेनेजुएला अभी भी मध्यस्थ माने बीच बचाव के मूड में है, ठीक है ना, कोई एक्शन नहीं लिया, चाहता है कि स्थिति और न बिगड़े। लेकिन जिस तरह से उसके राष्ट्रपति को आप उठा ले गए हैं, क्या मजाक है भाई। और उसका तस्वीर शेयर कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया से, हथकड़ी वाली ये तो तस्वीर। गुंडागर्दी के हद है भाई। ये कितनी बड़ी मतलब सर विडंबना वाली बात है कि ट्रम्प अपने सोशल मीडिया से उनकी हथकड़ी वाली तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। देखिए शुरू से अभी पिछले 3 महीना से अगर आप देखे होंगे तो सिर्फ क्या प्राइस है सर, नोबेल प्राइज के ऊपर ट्रम्प का अगर आप देख रहे होंगे तो नोबेल प्राइज के ऊपर उनका एकदम गिद्ध दृष्टि जिसको कहा जाता है, और ये उसी सोच को लेके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो भी कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है वो सब नोबेल प्राइज की तरफ उनको लेके शांति का नोबेल पुरस्कार और अशांति फैला के नोबेल फैला रहे हैं। अरे ट्रम्प बाबू। अच्छा सर, इससे भारत की अभी क्या रणनीतिक होनी चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए? भारत अपने स्टैंड पे एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। भारत अभी ग्रो कर रहा है और वो ये सब पचरा में जल्दी पड़ना नहीं चाहेगा। तो भारत अपनी रणनीति में, चाइना के साथ भी आप देखिए बीच में छुटपुट कोई वॉर होता रहता था, लेकिन उसको वहीं पे निपटा दिया जाता था। तो भारत अभी ग्रोइंग कंट्री है, वो धीरे धीरे करके अपने आप को स्टैब्लिश कर लेगा। भारत चाहता नहीं कि दूसरे देशों कोई उलझे, हस्तक्षेप करे और कोई मजबूर कर देगा तो देखेगा भारत तो अपने बल पर कुछ भी फैसला लेने में सक्षम है भाई। किसी के दबाव में आ जाए ऐसा तो भारत में संभव नहीं। ये सब पता है, ट्रम्प को पता है कि भारत को दबाया नहीं जा सकता है। तो आपने सुना हमारे जो एडिटर इन चीफ्स हैं, उन लोगों की क्या कुछ राय है बिहार के मुद्दों पर, बंगाल में क्या कुछ हो सकता है, ममता दीदी और भाजपा के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसकी क्या ताजा हालात है, और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ जानकारी हम लोगों ने आपको दिया। तो एक बार फिर से दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी सर और आपका भी सर। तो आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।